सूकली नामक गांव में ठंड का कहर अपने चरम पर था। हर जगह पर ठंडी ठंडी शीतलहर हवाएं चल रही थी। सभी लोगों की जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लोगों ने अलाव के सहारे ही अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। सभी लोग अपने घरों में अलाव जला रहे थे और उसी से ठंड से राहत पा रहे थे। वहीं पर राजू नाम का आदमी घर के बाहर मेहनत किया करता था। राजू अपने बड़े भाई किशन के साथ रहता था। किशन के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी जो कि उसके ही नाम पर थी, इसीलिए वहाँ राजू से ही मेहनत करवाया करता था। राजू बेहद ही ज़्यादा सीधा साधा और भोला भाला था। वह अपने मन में कुछ भी कपट नहीं रखता था। गांव में राजू की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं थी। राजू बहुत ही ईमानदार था, मेहनती था, इसीलिए गांव के लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ किया करते थे और उसका बर्ताव लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहीं पर किशन का व्यवहार लोगों के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। किशन हमेशा लोगों से गंदा व्यवहार ही करता था। राजू अपने बड़े भाई की बहुत ही इज्जत किया करता था। जो भी बड़ा भाई किशन कहता था राजू किया करता था। ठंड ठंड का कहर बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन किशन को अपने भाई पर जरा सी दया नहीं आती थी। अरे राजू, सुबह सुबह लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है तुम्हें। जल्दी से जाओ जंगल में और लकड़ियाँ इकट्ठा कराओ। तुम्हें तो बताइए कि हम अगर लकड़ियाँ बेचेंगे तो हमें इस टाइम पर मुनाफा होगा, क्योंकि ठंड में लोग बाहर नहीं निकल रहे और अगर हम बेचेंगे तो ज़्यादा दामों में लकड़ियाँ बेच पाएंगे। ठीक है भैया, मैं जंगल में जाता हूँ और लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ। राजू अपने बड़े भाई से मना नहीं करता, लेकिन यहाँ बात उसकी पत्नी मीना को अच्छी नहीं लगती। मीना अपने पति से कहती है, ए जी, आप हमेशा लकड़ियाँ काटते रहते हो। जो भी बड़े भाई साहब बोलते हैं वहाँ आप करते हो, लेकिन आपने कभी सोचा है इतनी ठंड में बड़े भैया तो बाहर निकलते नहीं, लेकिन आपको ही हमेशा कहते रहते हैं। आपसे वहाँ नौकरों की तरह काम करवाते हैं, लेकिन आप हो कि आपको दिखाई ही नहीं देता। जो वहाँ कहते हैं वहाँ सब करते ही रहते हो। क्या आपको अपनी खुद की जरा सी भी फिक्र नहीं है? क्या बातें कर रही हो तुम मीना? वो मेरे बड़े भाई है और बड़े भाई का फर्ज होता है छोटे भाई को काम बताना, उसे सही राह दिखाना। मेरे बड़े भाई मुझे सही राह दिखा रहे हैं, तुम्हें पता है ना। तुम ऐसी बातें मत किया करो। मीना अपने पति को कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसका पति उसके भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनता था। इधर राजू ठंड की लहर में भी जंगल की तरफ जाता है, लेकिन पत्नी मीना को उसकी काफ़ी चिंता सताती है। ये भी ना मेरी एक नहीं सुनते। ठंड का कहर अपने चरम पर है, लेकिन अपने भैया की चिंता है। भैया ने जो कह दिया वह कह दिया, खुद की तो कोई परवाह ही नहीं है। पत्नी मजे लेते हैं, अरे वाह, आपने राजू को तो इस तरह बस में कर लिया है कि वहाँ तो अपनी पत्नी की भी नहीं सुनता और आपको मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं, वहाँ अकेला ही मेहनत करता रहता है। बड़ी ही अच्छी बात है। हाँ हाँ भाग्यवान, यहाँ तो मैंने बचपन से ही उसे सिखाया है कि अगर मैं उससे जो कुछ कहूँगा वहाँ मेरा धर्म है। मैं उसे सही रास्ता ही तो दिखा रहा हूँ, और छोटे भाई को तो बड़े भाई की बात माननी ही चाहिए। तो मैं उससे कुछ भी कह दूँ वहाँ तो मानेगा ही। इससे मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और वहाँ अकेला ही मेहनत करता है और पैसे तो मेरे हाथों ही रहते हैं। इस बात से किशन काफ़ी ज़्यादा खुश था कि राजू उसकी बात सुनता है, लेकिन गांव वालों को किशन की सारी चाल समझ आती थी। एक दिन की बात है, जब राजू का करीबी उसके पास आता और कहता है, अरे राजू, इतनी ठंड पड़ रही है और तुम बाहर खेतों में मेहनत कर रहे हो। तुम्हें खुद की चिंता है या नहीं? कितनी ठंड है, इतनी ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलते और तुम जंगलों में लकड़ी काट रहे हो। अरे भाई, क्या करूं, पेट का गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। मेहनत तो हमें करनी ही चाहिए, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। तीनों मौसम तो हमारे लिए एक समान होने चाहिए। हाँ भाई, वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हारे बड़े भैया भी तो इस काबिल है ना कि वो तुम्हारी मदद करवा दे, लेकिन वो तो मदद के लिए कभी नहीं आते और तुम्हें ही भेजते हैं। तुम्हें खुद की चिंता ही नहीं है और उन्हें तुम्हारी चिंता है नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बड़े भाई को मेरी बहुत ज़्यादा ही चिंता है। अच्छा भाई, अगर ऐसी बात है तो उन्होंने तुम्हें जंगल में
इतनी खतरनाक ठंड पड़ रही है और इसमें तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकलने के लिए मना नहीं किया और तुम्हें लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा है। यहीं से समझ जाओ कि तुम्हारा भाई तुम्हारे प्रति कितना प्रेम रखता है। यह बात राजू को अच्छी नहीं लगती। वह घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो ना प्रिय, गांव वाले मुझे किस तरह से भड़काते हैं। कहते हैं कि भैया मुझे ज़बरदस्ती जंगल में भेजते हैं, उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। लोग भी ना किस तरह की बातें करते हैं। लोगों को बस घर में झगड़ा करवाना ही अच्छा लगता है। लोग कोई गलत नहीं कहते। अगर यही बात मैं कहूँ तो भी आपको बुरी लगती है, लेकिन आपने कभी अपने दिल से सोचा है कि भैया खुद कभी भी बाहर मेहनत के लिए नहीं जाते, आपको ही आगे रखते हैं। इतनी ठंड है लेकिन वो घर में अलाव के सहारे ही बैठे रहते हैं और आपको इतनी कड़ाके की ठंड में वो बाहर भेज रहे हैं। आपको पता है आप कल सिर पे उनसे मना कर देना, फिर देख लेना घर में क्या होगा। आप मेहनत नहीं करोगे तो इस घर को पता लग जाएगा कि मेहनत क्या है। आपके सहारे ही यहाँ घर चल रहा है। मुझे लगता है खुद के लिए बोलना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप खुद के लिए बोलो, क्योंकि मैं आपको अकेले को ऐसे मेहनत करते हुए नहीं देख सकती। मुझे ना आपकी बहुत ही चिंता होती है। जब तक आप घर नहीं लौटते मुझे आपकी चिंता सताती है। इतनी ठंड में कोई भी बाहर लकड़ियाँ काटने मेहनत करने नहीं जा रहा, लेकिन इतनी कड़ाके की ठंड में आप अकेले ही घर के बाहर मेहनत करने और तो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते हो। हमें इतने भी पैसे की कमी नहीं है कि आप इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर लकड़ियाँ काटने के लिए जाओ। यह बात राजू को समझ आ जाती है। दूसरे दिन सुबह होते ही जब उसका बड़ा भाई उससे कहता है, अरे राजू, आज तो इतनी लेट हो गई लेकिन तुम लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं गए। क्या बात है, आज क्यों नहीं जा रहे? अरे भैया, इतनी कड़ाके की ठंड है, मेरा सर में दर्द हो रहा है। मैं आज लकड़ियाँ काटने के लिए नहीं जाऊँगा। एक दिन नहीं भी गया तो क्या हो गया? अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? कड़ाके की इतनी भी ठंड नहीं है कि तुम घर में घुसे बैठे रहो। मुझे सब पता है तुम्हारा क्या चल रहा है। तुम्हारी बीवी के कहने में लग रहे हो ना। तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा? तुम्हारा खर्च, तुम्हारी बीवी का खर्च, ये सब मैं ही चला रहा हूँ ना। कैसे बहाने बनाकर बैठ रहे हो? जाओ लकड़ियाँ काट कर लेकर आओ। भैया, आप क्या सोचते हो मेरे बारे में? मैंने इतने दिनों से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज ही तो मैंने कहा था कि मैं घर पर रहूँगा। लेकिन आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। सच में मीना सही कहती है। मैंने तो आज तक आपसे नहीं कहा कि आप बाहर मेहनत करने के लिए नहीं जाते, लेकिन आप मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। मुझे आपके साथ नहीं रहना। अच्छा, तुझे मेरे साथ नहीं रहना, तुझे इस घर में नहीं रहना, तो तू अभी निकल जा। वैसे भी यहाँ घर मेरे नाम है, सारी ज़मीन मेरे नाम है, तो तेरे हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तेरे हिस्से में सिर्फ बाहर का रास्ता ही आएगा। राजू को उस वक्त ही अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। जो दिन भर मेहनत करता था लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। दोनों पति पत्नी को उसका बड़ा भाई घर से निकाल देता है। राजू बेचारा ठंड से करहा रहा था। उसकी पत्नी बाहर से कहती है, देखिए ना, मैंने कहा था आपसे कि आपके हाथ कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपने उस वक्त मेरी एक नहीं सुनी। और इतनी कड़ाके की ठंड में अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रिय, मुझे इन्होंने कुछ नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन मेहनत तो आज भी मेरे हाथ है, जो कि हमेशा मैं करता रहूँगा। भैया ने आज तक मेहनत नहीं की, देख लेना एक दिन वो खुद ही पछताएंगे मुझे इस घर से निकाल कर। उन्होंने अच्छा नहीं किया और मैं तो अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसारा कैसे भी कर लूँगा। चलो जंगल की तरफ। दोनों पति पत्नी जंगल की तरफ जाते हैं। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है, तुम थोड़ी देर यहीं पर खड़ी रहो, देख लेना थोड़ी ही देर में मैं कितनी जल्दी से एक घर तैयार कर देता हूँ। घर को थोड़ी ही देर में राजू एक झोपड़ी तैयार कर देता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी मीना भी हैरान थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर झोपड़ी है। आपने भी गजब कमाल कर दिया। इतनी कड़ाके की ठंड में इतनी जल्दी एक झोपड़ी ही तैयार कर दी। मीना, तुम्हें क्या लगता है मैंने इतने दिनों तक मेहनत की तो वहाँ क्या काम नहीं आएगी? आज मुझे वहाँ मेहनत बहुत ही काम आएगी। जल्द ही राजू उस झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। उसकी पत्नी मीना खुश हो जाती और कहती है, कल से ही हम दोनों मेहनत करेंगे, हमारा खुद का घर बसाएंगे। देख लेना एक दिन हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
दोनों पति पत्नी कड़ाके की ठंड में अलाव जलाकर बैठे रहते हैं और सुबह होते ही फिर से राजू मेहनत करने लग जाता है और लकड़ियाँ काटने लग जाता है। राजू की मेहनत जारी रहती है और वह थोड़े ही दिनों में एक अच्छा सा घर भी बना लेता है। लेकिन इधर उसका भाई, उसकी हालत अच्छी नहीं थी क्योंकि वह मेहनत करने बाहर नहीं जाता था। पत्नी कहती है, अरे आप मेहनत करने बाहर भी नहीं जाते, हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? आप मेहनत नहीं करते, खाना भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे? तुम्हें तो पता ही है प्रिय, इतने दिनों तक मैंने मेहनत नहीं की, सारा काम राजू ही संभालता था, लेकिन अब वहाँ नहीं है तो अब यहाँ सब काम मुझसे तो नहीं होता, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता, ना ही मेहनत होती है। अरे नहीं होती तो क्या हुआ, करना तो पड़ेगा ना, आपको तो पता ही है मेहनत नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी ना। मुझसे मेहनत नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे आप बाहर जाकर देखो ना, राजू क्या कर रहा है, राजू कैसे पैसे कमा रहा है जो इतनी जल्दी इतना बड़ा घर बना लिया। उसका भाई बाहर जाता है और देखता है कि राजू सरपंच जी से बात कर रहा था। अरे राजू, तुम्हें पता है कल मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, मुझे 1 क्विंटल लकड़ी की ज़रूरत है, मैं तुम्हें कल 1 क्विंटल लकड़ी लाते ही पैसे दे दूंगा, अगर तुम वहाँ पैसे मुझे दे दो तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान होगा। अरे वाह सरपंच जी, ये तो मेरे लिए बड़ी ही अच्छी बात है, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको 1 क्विंटल लकड़ी लाकर ज़रूर दूंगा। उस दिन राजू बहुत ही खुश था और यहाँ देखकर उसके भाई किशन को जरा सी भी खुशी नहीं होती। तुम्हें पता है आज राजू को 1 क्विंटल लकड़ी का ऑर्डर मिला है और सरपंच जी उसे 20,000 रुपये देने वाले हैं। ये तो ले उसके काफ़ी अच्छी बात है, उससे तो उसे काफ़ी मुनाफा भी होगा। अरे उस राजू को इतनी ज़्यादा तरक्की मिल रही है, वहाँ भी इतनी जल्दी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ 20,000 रुपये आपके पास ही होने चाहिए, क्योंकि आपने उसे इतने दिनों तक पाला है तो आपका भी तो हक बनता है ना उससे पैसे लेने का। हाँ हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ पैसे तो मेरे पास ही आने चाहिए। किशन के मन में फिर से बेईमानी आ जाती है। इधर राजू बहुत ही खुश था, वहाँ अपनी पत्नी से कहता है, तुम्हें पता है आज मुझे 1 क्विंटल लकड़ी का ऑर्डर मिला है, वहाँ भी सरपंच जी की तरफ से। सरपंच जी ने मुझे 1 क्विंटल लकड़ी का ऑर्डर दिया है, उसके बदले वहाँ मुझे 20,000 रुपये देंगे। 20,000 रुपये में तो हम आसानी से हमारा गुजारा बसारा कर लेंगे और मैं बड़ा सा कारखाना भी खोल लूँगा लकड़ियों का। तुम्हें पता है मेरी मेहनत आज कितनी रंग ला रही है। सच में मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं मेहनत नहीं करता, कामचोर रहता तो आज मैं भैया की तरह पिछड़ा जाता। आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए तो मैं इस काबिल बना हूँ। उस दिन राजू बहुत ही खुश था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशियों को नज़र लगने वाली है। दूसरे दिन जैसे ही वहाँ सरपंच जी को 1 क्विंटल लकड़ी देकर आता है तो उसके पास पैसे होते हैं, जिसे देखकर उसका भाई किशन उसके पास जाता और कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है। तुम्हें तो पता ही है मैंने तुम्हें इतने दिनों तक पाला है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अपने भाई को कुछ पैसा दे दो। मैं ना तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह बात सुनकर राजू को दया आ जाती है, क्योंकि राजू के मन में कभी भी कपट था ही नहीं। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपको पैसे क्यों नहीं दे सकता? ये लीजिए आपके पैसे, ये 20,000 रुपये मैंने सरपंच जी को लकड़ियाँ बेची थी उसी के हैं, आप अपना इलाज करवा लीजिए और आपको ज़रूरत है तो आप रख लीजिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारा उधार चुकता कर पाऊँगा। राजू भैया कोई बात नहीं, आप मेरा उधार चुकता ना भी करोगे तो। उस दिन राजू अपने भाई को सारे पैसे देकर आ जाता है। इधर किशन काफ़ी खुश था, देखो मैंने राजू को किस तरह से उल्लू बना दिया, उसने सारे पैसे मुझे दे दिए, अब उसके पास एक भी पैसा नहीं है। ऐसे ही मैं राजू को हर रोज़ लूटता रहूँगा और उसके पैसे लेता रहूँगा। राजू कुछ समझ नहीं पाता और उसका भाई किशन हर बार उसे ऐसे ही पैसे लूटता रहता है। एक दिन उसकी बीवी कहती है, भैया ने आपको घर से निकाला और अब हर रोज़ आपसे पैसे मांगने आ जाते हैं, आप उन्हें दे भी देते हैं, आपको उनकी दया आ जाती है, लेकिन आपको वो दिन याद नहीं आते जब कड़ाके की ठंड में उन्होंने हमें घर से बाहर निकाला था और उस वक्त हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। आपकी मेहनत के सहारे ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उन्होंने हमें नहीं पहुँचाया और आपको अभी भी उन पर तरस आता है। उन्होंने उस वक्त हमारी दया नहीं ली तो आप क्यों लेते हो? मुझे पता है कि भैया मुझसे झूठ बोलते हैं, लेकिन
मैं ऐसा नहीं हूँ कि उनके साथ ऐसा अन्याय करूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सब अच्छा नहीं लगता। वो मेरे बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं। अगर वो मुझसे ज़िंदगी भर पैसा मांगेंगे तो मैं देता रहूँगा। मुझे उस वक्त भी पता था कि उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मेरे 20,000 रुपये देखकर वो सारे पैसे मुझसे ले लिए। मुझे सब पता है, लेकिन मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ और घर का सदस्य मानता हूँ। मुझे यहाँ सब अच्छा लगता है, उनकी मदद करना। चाहे उन्होंने मुझे भाई माना या नौकर, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने उन्हें हमेशा से अपना बड़ा भाई, पिता के समान माना है। जब से पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तभी से उन्होंने ही मुझे पाला है। चाहे कैसे भी पाला, लेकिन उन्होंने ही पाला है, तो मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूँ। तुम उनके बारे में कुछ भी मुझसे ऐसा मत बोला करो। आप कितने दिल वाले हो। आपके भैया ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके बाद भी आप उनसे इतना लगाव रखते हो। वहीं पर आपके भैया आपके बारे में ज़रा सी भी नहीं सोचते। यहाँ सारी बातें किशन सुन रहा था। किशन को मन ही मन पछतावा होता है। मैं इसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन इसके बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचता। यहाँ मेरा छोटा भाई है, इसे सब पता है कि मैं बहाना बनाकर इससे पैसा लेता हूँ, लेकिन फिर भी वह सारी मेहनत मुझे दे देता है। और मैंने उस दिन कड़ाके की ठंड में से घर से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी यहाँ मुझे अपने दिल में इतनी बड़ी जगह देकर रखता है। सच में मैं बहुत ही गलत हूँ। वहाँ अपने घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, हम बहुत ही गलत थे प्रिय। तुम्हें पता है, आज मैंने अपने खुद को गलत महसूस किया है। राजू कितना सही है और हम कितना गलत। हमेशा से वह मेहनत करता आया है और मैंने उससे मेहनत भी करवाई है। उसके बाद भी यहाँ घर उसी ने ही चलाया है, क्योंकि वह मेहनत करता रहा और हम उसके पैसे लेते रहे। उसे यहाँ बात पता भी है कि हमने उसके पैसे जानबूझकर लिए हैं, लेकिन फिर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह मुझे पिता के समान मानता है। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। कभी भी मैंने एक पिता का फ़र्ज़ नहीं निभाया, लेकिन फिर भी वह मुझे पिता मानता है। मैं कितना गलत हूँ। किशन को अपनी गलती का पछतावा होता है। वह दूसरे ही दिन अपने भाई राजू से माफ़ी मांगता है। मैं तुम्हारे सामने शर्मिंदा हूँ। बड़ा भाई होकर भी मैं छोटा महसूस कर रहा हूँ। तुमने मुझ पर इतने उपकार किए हैं, इस उपकार का बदला मैं कैसे चुकता करूं? मुझे बता दो राजू। भैया, आपको अपनी गलती का पछतावा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी माफ़ी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपका साथ मेरे साथ रहा तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन आप कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। यहाँ बात सुनकर किशन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तूने एक पिता का फ़र्ज़ निभाया है, लेकिन बड़ा होकर भी मैंने कभी भी एक पिता का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। मुझे माफ़ कर दे राजू। वह अपने छोटे भाई से माफ़ी मांग लेता है और फिर छोटे भाई को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब से किशन भी कभी भी ऐसा नहीं करता था कि छोटे भाई को मेहनत के लिए भेज देता था। अब किशन भी अपने छोटे भाई राजू के साथ मेहनत करने के लिए जाता था और वह अब अपने छोटे भाई के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करता था। गांव के लोग काफी खुशहाल से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। उसी गांव में शंभू नाम का एक किसान रहा करता था। किसान अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। सुमित्रा भी अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी। वह हर परिस्थिति में अपने पति का साथ दिया करती थी। एक दिन की बात है जब शंभू अपनी पत्नी से कहता है, सुमित्रा, इतने दिनों से मेरी फसल नहीं हो रही और सारा बोझ मेरे सिर पर आ गया। घर में कितना खर्चा होता है, मोंटू की पढ़ाई, ऊपर से घर खर्च, और तुम्हें तो पता ही है हमारे समाज में जाना आना, ये सब मिलाकर मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्ज हो गया है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। सुमित्रा अपने पति से कहती है, आप चिंता क्यों करती हो जी, आपको तो पता ही है मेरे पास कितने सारे जेवर रखे हैं, और वो जेवर किस काम के हैं? वो जेवर आप ना सेठ को दे आइए जिससे आपने कर्ज लिया है, क्योंकि अगर आपके ऊपर ब्याज बढ़ गया तो फिर हमारे लिए पैसे देना मुश्किल हो जाएगा, और फसल का कोई भरोसा कहाँ होता है, आपको तो ये बात पता ही है। हाँ सुमित्रा, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप ऐसी बातें क्यों करती हो जी? अगर मैंने आपसे शादी की है तो मैंने आपसे ये वादा भी तो किया था ना कि हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगी, इसीलिए मैं आपका साथ दे रही हूँ।
सुमित्रा अपने पति को सारे जेवर दे देती है और वहाँ जेवर उसका पति सेठ को दे आता है। सेठ जी, ये लीजिए, जितना भी कर्ज मैंने आपसे लिया था उसके लिए मेरी पत्नी ने उसके सारे जेवर दे दिए हैं। अब ये सब जेवर मिलाकर मुझे लगता है कि सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। अरे, इतने से जेवर से क्या ही होगा, तुम्हें तो पता ही है। ब्याज लगाया था मैंने तुम्हारे पैसों पर, तो ब्याज कौन भरेगा? ब्याज भी तो तुम्हें ही भरना पड़ेगा ना। वो तो पता है सेठ जी, लेकिन ब्याज तो थोड़ा ही होगा ना। आप जोड़ तोड़ कर मुझे बता दीजिए कि ब्याज कितना है। सेठ उसे इतना ब्याज बताता है कि जिससे शंभू हैरान हो जाता है। अरे सेठ जी, क्या बात कर रहे हो? 6 महीने तो हुए ही थे और इतना ब्याज कैसे हो गया? तुम्हें पता नहीं क्या शंभू, इस गांव में सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो ब्याज पर पैसे देता हूँ। और सारे गांव वालों को मैं इतना ही ब्याज लगाता हूँ जितना कि तुम्हें लगाया। तुम्हें चौकन्ना होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जब मुझसे पैसे लिए थे तो यही बात कही थी कि मैं तो आपका ब्याज जितना भी होगा वहां लौटा दूंगा। शंभू सेठ की बात सुनकर हैरान हो जाता है और फिर दुखी मन से अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, तुम्हें पता है सुमित्रा, तुम्हारे दिए हुए जेवर से भी सेठ का कर्ज चुकता नहीं हो पाया है। ब्याज तो रह गया, और सेठ ने जितना ब्याज बताया ना, उतना ब्याज सुनकर तो मैं खुद भी हैरान हो गया। क्या बात कर रहे हो जी? ऐसा कितना ब्याज हो गया कि सेठ का ब्याज अब चुकता ही नहीं कर पाए? अब क्या बताओ सुमित्रा, सेठ इतना ब्याज लगा रहा है ना कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। फसल आने में भी काफी ज्यादा वक्त है, और अब के सब कैसे हो पाएगा? आप हिम्मत मत हारिए जी, मैं आपके साथ हूँ, और जब तक मैं आपके साथ हूँ हम दोनों मिलकर ही काम करेंगे और ब्याज सारा चुकता कर देंगे। सुमित्रा, तुम्हें नहीं पता क्या कि हमारे ऊपर कितना कर्ज था और कर्ज का ब्याज कितना हो गया है, और ऊपर से हमारा घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हें पता है ना, राशन का अभी भी सारा सामान समाप्त हो गया है। वो सब मुझे पता है जी। मुझे लगता है कि आप रामू भैया के पास जाइए और राशन का सामान ले आइए। उनके पैसे हम बाद में दे देंगे। रामू भैया आपसे मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही है आपके बारे में। अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा कर लेता हूँ। तुरंत ही शंभू रामू की दुकान पर जाता है और रामू से कहता है, रामू, मुझे कुछ राशन का सामान चाहिए, लेकिन पैसे अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना घर की परिस्थिति कैसी चल रही है। सेठ जी का कर्ज चुकता किया, लेकिन ब्याज तो नहीं दे पाया। अब वो ब्याज पर ब्याज लगाएंगे, इसीलिए मैं तुम्ही से मांगने आया हूँ। हाँ जरूर, तुम मेरे अच्छे मित्र हो और मैं तुम्हें इस बात से कभी इनकार नहीं करूंगा। तुरंत ही रामू शंभू को कुछ सामान दे देता है, जिससे शंभू खुश हो जाता है और पत्नी से जाकर कहता है, अगले ही दिन में मेहनत करूंगा और सेठ जी का कर्ज चुकता करने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि अगली बार से ना हमें सेठ से पैसे लेने की जरूरत पड़े, ना ही हमारे ऊपर कर्ज हो। तुरंत ही शंभू खेतों पर जाता और मेहनत करने लगता है। इस बार दोनों पति पत्नी बड़े ही मेहनत और लगन से खेतों पर काम कर रहे थे, और शायद उनकी फसल भी इसी तरह हुई थी जिस तरह उन्होंने सोचा था। सुमित्रा, देखो हमारी मेहनत का फल। आज हमारी मेहनत का फल खेतों पे लहलहा रहा है। तुम्हें पता है, ये फसल बेचकर मैं सेठ जी का सारा कर्जा चुकता कर दूंगा, और रामू से जितने पैसे उधार लिए हैं वहां भी चुकता कर दूंगा। हाँ जी, सच में अब हमारा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। थोड़े ही समय बाद फसल आ जाती है। फसल कटकर तैयार हो जाती है और शंभू बाजार में बेच आता है। शंभू जब घर आता है तो बड़ा ही खुश होता है। तुम्हें पता है सुमित्रा, आज हमारी फसल बड़े ही अच्छे दामों में गई है, जिससे सेठ का कर्जा तो चुकता हो ही जाएगा, घर का खर्च भी चल जाएगा। हम इसी तरह मेहनत करते रहे ना तो हमारा सपना और भी पूरा हो जाएगा, जिस तरह हम सपने देखते हैं ना मोंटू को पढ़ाने के। हाँ हाँ जरूर, मैंने तो आपसे कहा ही था कि भगवान जरूर मदद करेंगे और हमारी मेहनत का फल भी है। दोनों ही पति पत्नी खुश होते हैं। इसी तरह शंभू दूसरे ही दिन सेठ का कर्ज चुकता करके आ जाता है, और कुछ पैसे बचते हैं वह रामू को दे देता है। अब वहाँ बेहद ही ज्यादा खुश था, क्योंकि उसकी पत्नी ने जिस तरह से उसका साथ निभाया, उसे एक ऐसे ही साथी की आवश्यकता थी। दोनों पति पत्नी खुश होते उसी तरह मेहनत करते हैं। अब वो कभी भी सेठ जी से कर्ज नहीं लेते।